नमस्कार। प्रसंग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि जो नियमित हमारे दर्शक है प्रसंग के, उन्हें पता है कि हम हर शनिवार को कोई विशेष विषय पर चर्चा करते हैं। तो आज इससे बड़ा तो कोई चर्चा का मौका नहीं होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कल उनका शपथ होने का कार्यक्रम निश्चित हो चुका है। लेकिन मोदी ने जितने भी अपने चुनाव के प्रोग्राम थे, रोड शो थे या बड़ी चुनाव की रैलियां थी, उन्होंने प्रोजेक्ट किया कि 10 साल में जो हमने किया वो कुछ नहीं किया। आने वाले जो 5 साल है उसके अंदर वो कुछ बहुत कुछ करने जा रहे हैं। तो इसी को लेकर के आज एक चर्चा रखी है। विशेष रूप से इस कार्यक्रम में हमने महिलाओं को शामिल करने का प्रयास किया है। महिलाएं क्योंकि अगर आपने चुनाव के आंकड़े देखे हों, विशेष रूप से राजस्थान के आंकड़े देखे हों, तो राजस्थान में जब मतदान हुआ था, उसमें पुरुषों से ज़्यादा अधिकांश मतदान महिलाओं ने किया था। तो इसका मतलब है कि चुनाव में महिलाओं की भी भूमिका ज़्यादा रहती है। तो इसी को लेकर के आज चर्चा करेंगे। इसमें आज हमारे साथ में पैनलिस्ट के रूप में शामिल हैं निधि शर्मा, इनके साथ में हैं अंजलि भार्गव और एक जानी मानी शख्सियत है जो अब राजनीति के क्षेत्र में भी टर्न कर चुके हैं। हालांकि मॉडल भी रही हैं, अभिनेत्री भी रही हैं, फैशन डिजाइनर भी रही हैं, सामाजिक सेवा से भी हैं, एक सामाजिक फाउंडेशन भी लेकर के चल रही हैं, इशिका जैन। और इन्हीं के साथ में है लता शर्मा। ये भी साहित्यकार भी हैं, काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी इनकी। हालांकि सामाजिक सेवा से सभी जुड़े हुए हैं, लेकिन विशेष रूप से इनका जो नृत्य की एक अच्छी शैली इनकी रहती है। अभी हाल ही में उन्होंने एक नृत्य भी किया था। और साथ में है पूर्व में शिक्षिका रही हैं सरोज पाठक। सरोज पाठक एक इससे परिवार से आती है जहां इनके पियर पक्ष के जो भतीजे हैं काफी बड़े कथावाचक है। बहुत छोटी उम्र के अंदर उन्होंने कथा शुरू की थी। तो चर्चा को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं जाना चाहूंगा इशिका के पास में। तो इशिका से हम जानना चाहेंगे कि इशिका, आपने चुनाव में काफी गंभीरता से और सक्रियता से कांग्रेस के प्रति क्या कुछ रहने वाला है एक आकलन किया था। और मोदी जी ने जिस प्रकार से अपने आप को प्रोजेक्ट किया था, 10 साल का उनका कार्यकाल था, आपने क्या कुछ पाया कि क्या किस तरह से जो चुनाव जीता उन्होंने जिस प्रकार के 10 साल की बातें बताई थी, इसमें क्या कुछ आपने पाया, क्या कुछ आगे होना चाहिए? नमस्कार आप सभी को। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी, जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप लोग इसे पूरा देखिएगा, शुरू से लेकर अंत तक आप वीडियो को जरूर देखिएगा और आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा और काफी कुछ पता भी चलेगा। सर ने मुझसे पूछा ये जो चुनाव के दौरान रहा, पहले मैं कांग्रेस की नीतियों का बताऊंगी। हालांकि कांग्रेस की सरकार नहीं आ पाई, लेकिन उन्होंने जो वादे किए थे, अगर वो कांग्रेस की सरकार आती तो वो जरूर होती। जो न्यारी न्याय में उन्होंने बताया था, जो 5 पॉइंट दिए थे, वो बहुत ही लाभदायक थे। लेकिन किसी कारणवश सरकार नहीं आ पाई तो वो चीजें अभी पूरी नहीं हो पाएंगी। लेकिन अगर आने वाले समय में हमारी कांग्रेस की सरकार आती तो इससे भी ज्यादा फायदे हमारी महिलाओं को मिलेंगे। मोदी सरकार की जो ये पिछले 10 साल रहे, मैंने सिर्फ ये नोटिस किया है कि महंगाई जो सबसे बड़ा टॉपिक है, ये हर घर में फैली है। हर घर में इसका साइड इफेक्ट्स भी आया है, इफेक्ट भी आया है। और केवल सिर्फ निचले स्तर पे ही नहीं, चाहे जो भी नॉर्मल परिवार हो, मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, लोअर हो, बीपीएल परिवार हो, सब पे महंगाई का असर आया है। तो मैं सबसे पहले तो यही अपील करूंगी कि जो नई सरकार आई है उसको महंगाई पे सबसे ज्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से आज की चीजें महंगी होती जा रही है, दिन ब दिन चीजें महंगी होती जा रही है, उसमें मिडिल क्लास वालों को बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इशिका ने बताया कि किस प्रकार से अगर कांग्रेस की सरकार आती तो क्या कुछ करती। तो ये तो मतदाताओं पर निर्भर करता था। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि महंगाई की जहां तक बात करते हैं तो मोदी सरकार ने भी राहत देने की तो कोशिश की। मोदी सरकार को राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत ने भी बहुत सहायता दी। उन्होंने कोई ऐसी चीज छोड़ी ही नहीं जो हर व्यक्ति को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में लाभान्वित करो। और यूपी की बात कर लीजिए, यूपी में योगी आदित्यनाथ ने गैस सिलेंडर देने की बात की। मोदी जी ने खुद ने मुख्य प्रधानमंत्री निशुल्क चिकित्सा योजना का बीमा चालू किया। और इसी के साथ साथ में बात कर लेते हैं तो उन्होंने शिवराज सिंह चौहान
शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हुआ करते थे मध्य प्रदेश के। उन्होंने महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना निकाली थी, तो कहीं न कहीं उन्होंने राहत पहुँचाने की तो कोशिश की थी। राजस्थान की अगर बात करें तो हमारी शिक्षा जगत से भी जुड़ी हुई हैं और भार्गव समाज की काफ़ी प्रमुख महिलाएँ हैं, अंजलि भार्गव। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब इस प्रकार से सरकारों ने, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, एनडीए की हो, तो उसकी इतनी योजनाएँ लाने के बावजूद भी महिलाओं को राहत क्यों नहीं मिली? उनको महँगाई का जो मुद्दा है, वो क्यों छाया रहा? अंजलि भार्गव। नमस्कार। मैं बताना चाहूँगी कि जो भाई साहब कह रहे हैं कि योजनाएँ बहुत सारी, वाक़ई बहुत सारी योजनाएँ आई हैं। मतलब जैसे आवास योजना है, गरीब योजना है और क्या है वो सुकन्या समृद्धि योजना है। लेकिन ये योजनाएँ आती हैं, महिलाओं तक इसकी जानकारी पहुँच ही नहीं पाती है। अभी आप मतलब देखेंगे कि 80% महिलाओं को पता ही नहीं होगा कि योजनाएँ कौन-कौन सी हैं। तो उससे वो लाभान्वित हो ही नहीं पाती हैं। तो थोड़ा-सा सरकार को ये करना चाहिए कि जहाँ आज सोशल मीडिया इतना अग्रेसिव हो रहा है, तो ऐसी योजनाओं का भरपूर प्रचार और प्रसार करें, ताकि जो महिलाएँ हैं उसकी योजना का लाभ उठा सकें। दूसरा महँगाई बढ़ने की जैसे इशिता ने कहा, तो महँगाई बढ़ने का रीज़न ये है कि कुछ सरकारें जो हैं, कुछ पार्टियाँ जो हैं, जो फ्री रेवड़ी बाँट रही हैं, वो ज़रा बाँटना बंद करें। किसान हैं, आप किसानों को फ्री देते हैं, बिजली देते हैं, मानते हैं, पानी दे रहे हैं। लेकिन उनको इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पर दें, यानी हर किसान के जिसके पास है काफ़ी कुछ, आप उसे ही और फ्री दिए जा रहे हैं। इसी तरह जो बिजली आप फ्री दे रहे हैं, उसका भार किस पर पड़ रहा है? मध्यम वर्गीय परिवारों पर। उन्हीं को देना पड़ रहा है, जितना भी कर जहाँ जा रहा है, टैक्स जा रहा है, वो सिर्फ़ उसमें केवल एक मिडल क्लास फैमिली पिसती है। मिडल क्लास फैमिली जो है वो हर कर को भरने के बाद भी मतलब उसको ये महँगाई का और ये सब फेस करना पड़ता है। अंजलि भार्गव ने जो बात कही, वास्तव में है कि योजनाएँ तो बन जाती है। योजनाओं को धरातल पर लाना और उनकी क्रियान्विति होना, ये बहुत बड़ा मायना रखता है। जहाँ तक बात है योजना, योजना चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी कोई भी पार्टी हो, लेकिन जिस प्रकार की बात अंजलि ने बताई, निश्चित रूप से कि टैक्स के रूप में हम जिस प्रकार से हम अपना टैक्स देते हैं, तो गवर्नमेंट के पास तो पैसा हमारा ही जा रहा है, उसके बाद में उसका उन्होंने एक तरह से वर्गीकरण कर दिया। हमारे पैसे को उन्होंने बाँट दिया, ये योजना में जाएगा, ये इस योज पैसा तो हमारा है, वर्गीकरण करके अपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए इसको सब कुछ किया है। तो हमारे साथ में हैं निधि शर्मा, उनसे हम पूछना चाहेंगे कि जो इस प्रकार की योजनाएँ चालू की है गवर्नमेंट ने, क्या आप भी इससे लाभान्वित हुई है? आपको गैस सिलेंडर फ्री होने का, बिजली फ्री होने का और चलो पानी तो दिल्ली में फ्री दिया था, यहाँ नहीं दिया। लेकिन जिस प्रकार से कहीं न कहीं जो योजनाएँ गवर्नमेंट ने बनाई है, उसने आपने आपके आस-पड़ोस में, आपके परिवार में, मिलने-जुलने में ऐसा कुछ लाभ देखा कि वो लाभान्वित हुए इससे? मैं निधि शर्मा। जैसे कि भाई साहब ने बताया कि जो सरकार की योजनाएँ जो आती हैं, उससे वाक़ई में लाभान्वित हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। तो मेरा मानना ऐसा है कि जो सरकार जो योजनाएँ लागू करती हैं, वो कुछ परिवारों तक ही आ पाती है और जैसे राशन है, जैसे जो राशन फ्री में मिल रहा है, तो ऐसा होता है कि बीपीएल परिवार को ही मिलना चाहिए। लेकिन कुछ मिडल क्लास को भी इसमें जैसे राशन अपने बनवा लिए, वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। जैसे दवाओं की जो सुविधाएँ हैं, अभी जैसे सरकार ने बिजली फ्री करी थी, कि सिर्फ़ बीपीएल परिवार के लिए या कुछ के लिए, लेकिन उसके अंदर मध्यम वर्गीय परिवार जो अपर क्लासेस के जो होते हैं अ, रहने वाले लोग, वो लोग भी इसको अपना उसमें भी इन्होंने फ़ायदा उठाया है। तो जिन लोगों के पास इसकी योजनाएँ पहुँचनी चाहिए, उन तक ये नहीं पहुँच पाती है और कुछ योजनाएँ तो मेरे हिसाब से फाइलों के अंदर ही रह जाती है। वो पूरे अपने स्तर तक नहीं पहुँच पाती है कि जहाँ तक वाक़ई में जो चयनित परिवार हैं या जिनको इनका लाभ मिलना चाहिए, उन तक इसका लाभ नहीं पहुँच पाता है। तो जैसे जब सरकार जब ये सब कुछ योजनाएँ लागू करती है, तो मेरा मानना है कि उनको कुछ अपने जनप्रतिनिधि इस तरीके से अपॉइंट करने चाहिए कि वो अपने स्तर पर जाकर के सबको इस चीज़ की योजनाओं के बारे में, उनके लाभ के बारे में बताएँ, ताकि जनता जागरूक हो सके और उनको इस सब चीज़ों का लाभ मिल सके कि सरकार क्या-क्या योजनाएँ उनके उनके लिए क्रियान्वित कर रही है। मेरा शायद यही मानना है क्योंकि इसका इन सब का वहन जो होता है वो सब मध्यम वर्गीय परिवार पर होता है। निशा ने काफ़ी कुछ निधि ने शर्मा ने काफ़ी कुछ ऐसी बात बताई है
जो वास्तव में सही कही जा सकती है, और उसको लेकर के कहीं न कहीं कुछ न कुछ लुभावना तो रहा ही है, गंभीरता नहीं ली। कुल मिलाकर के ये बात है कि योजना बना दी, योजना में बीपीएल वाली बात कर लें और जो दूसरी योजनाओं का लाभ लेने वाली बात है, तो उनका जो चयन किया जाता है, जिन व्यक्तियों को, जिन परिवार को चयनित करके उस दायरे में लाया जा सकता है, उसमें गंभीरता नहीं लिया जाता। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र से भी आती हैं सरोज पाठक। आपने वास्तव में क्या कुछ महसूस किया है कि जो इसके पात्र हैं, उनको उसका लाभ उससे मिल पा रहा है या अन्य लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं? नमस्कार, मैं सरोज पाठक। जैसा कि सर ने बोला है कि योजनाओं का लाभ जो है ग्रामीण तक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ग्रामीण लोगों को। तो इसमें ऐसा है कि वास्तविकता ये है कि एसी में बैठ के जो योजनाएँ बनाई जाती है, उनको क्रियान्वित करने के लिए एक बड़े स्तर पर उसको लागू करना है, इसके लिए सर्वे किया जाना चाहिए, ताकि सभी जो वंचित परिवार है, जो गरीब परिवार है, उनको इन योजनाओं का वास्तविक लाभ मिल सके। इसमें जैसे विधवा पेंशन है या वृद्धा पेंशन है, तो वृद्धा पेंशन में जो अच्छे मिडिल क्लास के लोग हैं, वो भी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, जो कि ये गलत है। इससे कई गरीब लोग वंचित हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वास्तविकता ये है कि सही धरातल पे सही तरह से कार्य किया जाए, ताकि हर एक व्यक्ति को इन योजनाओं का वास्तविक लाभ मिलना मिलना चाहिए। जैसे उज्ज्वला योजना है, उसमें गैस सिलेंडर दिया जाता है, तो हर घर में जहाँ पे है, जिनके पास ऑलरेडी गैस है, उनको भी दे दिया गया। तो इससे क्या है कि जो वंचित रह जाते हैं कई लोग, तो भई अभी इतने गैस सिलेंडर आए हैं, सभी को नहीं मिले हैं, इसमें गरीब परिवार वंचित रह जाते हैं। इससे काफ़ी नुकसान होता है और उनकी जो आशाओं पे भी ठेस पहुँचता है। तो ऐसा है कि जहाँ तक है, सरकार बहुत ही अच्छी-अच्छी योजनाएँ चला रही है। इसमें हमारे ये आंगनवाड़ी में छोटे-छोटे बच्चे जो जाते हैं, उनके लिए जो सामग्री आती है, जो आशा आशा सहयोगिनी है, जो प्रसविका होती है, उसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें जिसकी कन्या होती है, उसको कुछ लाभ सरकार की तरफ से दिया जाता है। कुछ पैसा चेक जमा कराया जाता है उनके अकाउंट में, जो वो 21 वर्ष की होने के बाद में उसका काफ़ी 4 गुना राशि होके उसको कन्या के विवाह के समय में मिलता है। तो अच्छे-अच्छे परिवारों के लोग जो हैं, वो सरकारी अस्पताल में अपने प्रसव नहीं करवाते हैं, इससे इन योजनाओं से वंचित हो जाते हैं। लेकिन गरीब जो परिवार हैं, वो इन सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है सरकार की तरफ से। सरोज पाठक ने जो ग्रामीण क्षेत्र की जो समस्याएं रहती है, समस्याओं को लेकर के जो सरकार से जुड़ी हुई योजनाओं के बारे में उन्होंने बताया कि किस प्रकार से आंगनबाड़ी केंद्रों पे प्रसाविका और इस तरह के कई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कई एम्प्लॉय वहाँ रखे हुए हैं, उन्होंने किस प्रकार से अपनी सेवाएं दी। लेकिन वो तो सेवाएं देंगे, चयन करने वाले दूर से चयन करेंगे, उन्हीं को तो वो सेवाएं देंगे। लेकिन इससे जुड़ा प्रश्न ये किया जाता है कि जो विद्यालय हैं, विद्यालय में छात्रों में आजकल हर विभाग में ये प्रतिस्पर्धा है कि मैं मेरे बच्चों को बड़ी से बड़ी स्कूल में पढ़ाऊँ, महँगी से महँगी स्कूल में पढ़ाऊँ। लेकिन होता क्या है कि चाहे बड़ी स्कूल हो, चाहे छोटी स्कूल हो, वहाँ उन्होंने अपने आय का स्रोत बनाने के लिए कई तरह की ऐसी कठिन नियम बनाए हुए हैं, जिसको लेकर के परिवार चाहे संपन्न हो, उसको भी परेशानी आती है, पैसे का मिसयूज़ होता है। तो हम ये जानना चाहेंगे लता शर्मा से कि सबसे बड़ा मुद्दा आज ये छाया हुआ है कि विद्यालयों में विद्यालय में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो अगर पुस्तकें लेनी है, कॉपी लेनी है, उनको यूनिफ़ॉर्म लेनी है, तो या तो स्कूल से लेंगे, महँगे दामों में मिलेगी, या बता देंगे पर्टिकुलर उस दुकान से आपको जाकर के लेनी है। तो अधिकांश पैसा तो उनका वहीं खर्च हो जाता है। 1 ड्रेस नहीं, उसको 2 ड्रेस भी चाहिएगी, पुस्तकें भी उसको चाहिएगी। जो चीज़ उनको 50 पैसे में मिल सकती है, उस चीज़ का उनको ₹1 खर्च करना पड़ता है। तो इसमें आप क्या महसूस करते हैं कि क्या इस तरह की विद्यालयों में जो प्रणाली चल रही है, उसको सुधारा जाना चाहिए? नमस्ते, आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। मैं लता शर्मा। मैं बहुत अच्छा मेरे से प्रश्न किया गया है।
मैं इसके लिए आप सभी के सामने अपने विचार रखना चाहती हूँ। ये सही बात है, आज की शिक्षा इस तरीके की हो गई है कि एक अभिभावक के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण एक समस्या बन के रह गई है। क्योंकि जिस किसी भी बच्चे को हमें स्कूल में दाखिला देना पड़ता है, तो सबसे पहले अभिभावक के मन में और मस्तिष्क में दोनों तरीके से अपने रुपए को लेकर भी, अपनी स्थिति को, जो उनकी आर्थिक स्थिति है, और एक अपने बच्चे के भविष्य को, दोनों सवाल उनके सामने खड़े हो जाते हैं कि हम किस स्कूल में इसको एडमिशन दिलाएँ। क्योंकि यदि जब हम स्कूल में कोई अभिभावक उसका एडमिशन कराने जाते हैं, तो उनके सामने कुछ शर्तें ऐसी रख दी जाती हैं कि आपको हमारी पुस्तक हमारे स्कूल से लेनी है, आपको ड्रेस यहीं से खरीदनी है, आपको सारा उसकी किताब कॉपी वगैरह का यहीं से लेना है। यदि किसी अभिभावक को उचित दाम उसको बाहर स्कूल की बजाय बाहर किसी और जगह से कम रेट पे भी मिल रही है, तो वो अभिभावक उसको ले नहीं सकते। या तो उसको एडमिशन नहीं कराना है, तो एक बात अलग है। यदि उसको अपनी मनपसंद स्कूल में एडमिशन लेना है, तो उसको इन शर्तों का पालन करना पड़ता है, जो कि उसके मन के अनुकूल नहीं होता है। वो अपनी मन की स्थिति चाहता है कि मेरा बच्चा इस स्कूल में पढ़कर अच्छा अपना भविष्य बनाए, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं होती है कि वो उन शर्तों को पूरा कर सके। उसके सामने 2 समस्या आ जाती है। मैं तो यही कहूँगी, यदि शिक्षा जिस स्कूल में अच्छी है, वहाँ इन चीज़ों की शर्तें नहीं रखनी चाहिए। शिक्षा पे प्रबल ध्यान देना चाहिए कि भई शिक्षा, यदि बच्चा इंटेलिजेंट है और इस स्कूल में उसके अंक तालिका इस अनुसार है कि वो दाखिला मिल सकता है, तो उसको अवश्य दें। ना कि अभिभावक के सामने वो शर्तें रखें कि वो उसको पूरा करे कि तुम ये एडमिशन यहीं कराओ, फीस भी आपको इतनी ही इंस्टॉलमेंट में देनी है, आपको यहाँ पर किताबें यहीं से लेनी है, जूते यहीं से खरीदने हैं, या यहाँ से अन्य जो भी चीज़ें संबंधित हैं पढ़ाई से, वो यहाँ से लें। बल्कि बच्चे की काबिलियत को देख के उसके एडमिशन को करना चाहिए। और आज की शिक्षा पे इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं जो मेरे से सवाल किया गया, उसकी मूल चीज़ पे ये बात आती है कि स्कूल जो है वो मूल अपने आधार से भटक चुके हैं। वो शिक्षा नहीं दे रहे हैं। उन्होंने एक अपना व्यवसाय स्कूल बना लिया है। शिक्षा का आधार तो खत्म ही हो गया है। उन्होंने तो अपना जीविका चलाने का इसको साधन बना रखा है कि किस तरीके से अपने आप को इस माध्यम से ज़्यादा अर्निंग कर सकें और अपने स्कूल की बिल्डिंग अच्छी बना सकें, अच्छा लोकेशन पे दे सकें, उसका डेकोरेट कर सकें। बच्चे को शिक्षा के अंदर क्या दे रहे हैं, ये मूल आधार वहाँ खत्म हो चुका है। शिक्षा प्रणाली खत्म हो रही है, शिक्षा से जुड़ा हुआ अन्य चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान जाता है। नमस्कार। आज की इस बड़ी चर्चा में पहला एपिसोड जो रहा उसमें काफ़ी कुछ प्रासंगिक बातें वो ध्यान में आई, जो वर्तमान में जो अब तक जो पिछली सरकारों ने, चाहे राजस्थान प्रदेश की सरकारें रही हो, चाहे केंद्र की सरकारें रही हो, उन्होंने क्या योजनाएं की, उनका क्या धरातल तक पहुंचने के बाद में लाभ हो, ये बात आ दूसरे चरण में एपिसोड में हम जाएंगे, जिसमें हम जानना चाहेंगे कि अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र में सरकार तीसरी बार बनने जा रही है, तो अभी जो परिप्रेक्ष्य आपने देखा उसको देख करके आप लोग क्या कल्पना करते हैं, इस सरकार को कौन से काम करने चाहिए जिससे जो उनकी योजनाएं हैं या सरकार जो आने वाले 5 साल में काम करने जा रही है उसमें एक कुछ नयापन दिखे, लोगों को लाभान्वित होने का मौका मिले, जो योजनाएं फलीभूत हो सके, घोषणा हो जाए लेकिन उसको फलीभूत करने के लिए इसको क्या कुछ करना चाहिए, इसी को लेकर के सबसे पहले चलते हैं हम ऋषिका जैन के पास।
आज के प्रसंगों में हमारे पैनलिस्ट ने अपने अपने सब्जेक्ट पे बहुत बड़ी अच्छी बातें कही है। पहले एपिसोड में उन्होंने बताया कि अभी जो पिछली सरकारों ने जो कुछ काम किया है उसका परिणाम क्या रहा। आने वाली जो सरकार है कल, हम भी चाहते हैं कि मोदी सरकार आई है तीसरी बार तो कुछ अच्छा ही करेगी। इन लोगों ने विशेष रूप से पहली बार प्रयास किया गया है कि महिलाओं की भी पूर्ण रूप से भूमिका होती है, महिलाओं को गौण करके माना जाता है। जैसा कि इन्होंने भी पैनलिस्ट ने भी बताया था कि जिस प्रकार से 33% आप आरक्षण नौकरी में दे रहे हैं तो आपको राजनीति में भी उनको देना चाहिए, सीटें भी उनके लिए रिजर्व करनी। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीजें आई है। मोदी सरकार से यही अपेक्षा है कि धरातल पर जिन चीजों की आवश्यकता है उसको एक ऐसे एजेंसी को लगाया जाना चाहिए जो पहले सर्वे करे कि वास्तव में किस चीज की आवश्यकता है, किस चीज में सुधार की आवश्यकता है और किस चीज से सीधा सीधा किस योजना से उनको लाभान्वित किया जा सकता है जिससे 100% लोग उस योजना से लाभान्वित हों। आज की परिचर्चा कैसी रही उसके लिए मैं आपकी टिप्पणियां विशेष चाहूँगा। हमारे साथ में आज मौजूद रहे हैं इस दर्शक दीर्घा के अंदर। आज की हमारी इस चर्चा में मौजूद हैं मनोज व्यास अग्निहोत्री, इंद्र प्रकाश अग्निहोत्री, राजेंद्र शर्मा रिकोवाले, संदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, प्रकाश मोदी, सुशील जैन।